नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज संसद में एक बिल पर खूब हंगामा हुआ। यह बिल जुड़ा था जम्मू कश्मीर से और इस बिल का नाम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021। यह बिल राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका था और आज लोकसभा से भी पास हो गया। लेकिन उसके पहले इस बिल को लेकर लंबी चर्चा हुई, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि यह बिल है क्या। बिल के प्रावधानों के मुताबिक मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए सभी आईपीएस, आईएएस और आईएफएस अधिकारियों की पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर से होंगी। सरकार के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस कैडर के अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में तैनात किया जा सके, जिसके बाद वहां कुछ हद तक अधिकारियों की कमी दूर हो सकेगी। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद वहां 191 आईएएस, 154 आईपीएस और 106 आईएफएस पद क्रिएट किए गए थे, जिन्हें भरने में दिक्कतें आ रही थीं, जिसे दूर करने के लिए यह बिल लाया गया है। लेकिन इस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए। धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य के हालातों पर तंज किए, जिनका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दिया। जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया था तो ये बात कही गई थी कि उससे अमन शांति होगी, पर पिछले 17 महीनों में जो हुआ है वो उसके बिल्कुल विपरीत। 17 महीने हुए, धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? वजीर दाखिला ने कहा था कि ये हुकूमत जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप उस अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं। जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का स्टेटस वापिस देंगे। आपका जो मैनिफेस्टो था, इलेक्टोरल मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें आपने वादा किया था कि पंडितों को आप वापस ले जाओगे। आप लेने में सफल हुई नहीं हुई, तो आप कम से कम ये तो बात कहिए कि मैं वादा तो किए हैं, लेकिन रात गई तो बात गई, चुनाव गई तो वादा गई। ये तो कम से कम आपको बोलना चाहिए। 1.5 साल की लगभग होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने अधीर होकर सरकार से 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास का हिसाब मांगा, तो गृह मंत्री अमित शाह हिसाब की किताब खोलकर खड़े हो गए। यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा। मुझे मौका दिया आपने जवाब देने का, मगर भाई 17 महीने हुए, धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। इस तरह अमित शाह ने विपक्ष के हिसाब किताब को बराबर किया। वैसे मौका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर बहस का था, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया। अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर को स्थायी रूप से केंद्र शासित बनाए रखना चाहती है, और अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना ही है तो कैडरों के विलय की क्या जरूरत है। विपक्ष की इस जिज्ञासा को अमित शाह ने इस तरह शांत किया। जनता पार्टी की सरकार मुद्दा तो यही है कि आगमन से कैडर मांगना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कैडर नहीं है। तो आप जरूर ये स्वीकार करेंगे कि बिना तैयारी के साथ आपने ये 370 एप्लीकेशन किए हैं। अगर तैयारी के साथ किए होते तो कैडर की कमियां 1.5 साल बाद आपको महसूस नहीं होती। हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, गृह मंत्री ने वादा किया था कि पूर्ण राज्य का स्टेटस वापिस मिलेगा। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा करना चाहता हूं, निश्चित मिलेगा। आपका विकास जो अटक गया है, ये 3 परिवारों ने जो विकास को रोक कर रखा है, उसको पटरी पर चढ़ाकर जैसे ही उचित परिस्थिति होगी जरूर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का
स्टेटस वापस देंगे। अमित शाह ने साफ कर दिया कि अभी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का उपयुक्त समय नहीं आया है, लेकिन विपक्ष पर निशाना साधने के लिए बेहद उपयुक्त समय था। उन्होंने बिल पर असदुद्दीन ओवैसी के तथ्यों का सेक्युलर तरीके से सामना किया। कैसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज्यादा हैं, मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर। 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 IAS के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर, और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया था, बात शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल से, जो 4G इंटरनेट की स्पीड से भी तेजी से बढ़ती चली गई। अमित शाह भी विपक्ष की हर आपत्ति का ऑन द स्पॉट निपटारा करते चले गए। आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी, 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय, आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म हुए भले ही 17 महीने हो गए हों, लेकिन विपक्ष के दिमाग में अभी भी इसको लेकर 370 तरह के विचार घूम रहे हैं, जिसमें कई विदेशी विचार भी हैं, जिन पर अमित शाह ने सरकार के विचार स्पष्ट किए हैं। जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ये दुनिया भर के अच्छे लोगों के बोले हुए कोट अनकोट यहां पर कोट करते हैं। कोट अनकोट तो बहुत अच्छे क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने बोले हैं, वो उनका है कोट अनकोट। मगर जब आप पैर में पहनने वाला गहना कानों में पहन देते हो तो अच्छा नहीं लगता है। जो कोट अनकोट आप बोले गए हैं मान्यवर, वो सुसंगत हमारे शासन के लिए नहीं है। अन्याय के, मानव अधिकार के लिए जितनी भी सारे बातें होती है हमारे शासन के लिए नहीं है। ये 3 परिवारों ने जो शासन किया उन्होंने मानव अधिकार का उल्लंघन किया। 70 साल आपने क्या? विपक्ष और अमित शाह के बीच हंगामेदार क्वेश्चन आंसर राउंड के बाद लोकसभा से भी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास हो गया और विपक्ष के सारे विरोध एक बार फिर फेल हो गए। वैसे ऐसा भी नहीं है कि अमित शाह ने सिर्फ विपक्ष पर हमले ही किए, उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया और 17 महीने का हिसाब दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार के जो काम गिनाए हैं उनमें से कुछ इस तरह के हैं। पंचायतों को ताकत देने के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पन बिजली परियोजनाओं में 3490 मेगावाट का काम हुआ है। 3,57,000 परिवारों को बिजली दी गई है। 8 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। 44,000 कश्मीरी पंडितों को 13,000 रुपए हर महीने सरकार देती है। जम्मू कश्मीर में 50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 12,60,685 घरों में गैस का सिलेंडर देने का काम हुआ है। IIT जम्मू ने अपने परिसर में शिक्षण कार्य शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये तमाम कामकाज गिनाते हुए आज गृह मंत्री नजर आए। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय से 881 करोड़ रुपए की धनराशि भी भेजी गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने करीब 29,000 कनाल का लैंड बैंक तैयार किया है। इससे उद्योगों को जमीन दी जाएगी। इन सारे कार्यों को गिनाने के बाद जब अमित शाह ने लोकसभा में अपना भाषण खत्म किया तो कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चुटकी दी, जिसके जवाब में अमित शाह ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पूरा का पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। अधीर रंजन जी सर, सुबह हमारे फिनेंस मिनिस्टर एक स्पीच रखा था यहाँ, और दोपहर में हमारे होम मिनिस्टर, दोनों ही बजट स्पीच है। एक हिंदुस्तान की बजट और दूसरा
आपको बयान के मुताबिक लगता है जम्मू कश्मीर की बजट। और साथ साथ ये चुनाव नजदीक है 4 राज्यों में, इसका भी झलक हमको देखने मिला, क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम जम्मू कश्मीर को नए सिरे से सर्ग बनाने जा रहे हैं। देखिए सुबह जब सूरज उठती है, सूरज उठने का पहले थोड़ा अंधेरा रहते हैं, अंधेरे के बाद सूरज जब निकलते हैं, सूरज निकलने का पहले मुर्गी चिल्लाने लगती है। मुर्गी को ये सोच रहते हैं कि हम चिल्लाते हैं इसलिए सूरज उठते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, भाषण जब मंत्री का समाप्त होता है, जो भी बिल को पायलट करते हैं, तब मुद्दे पिन पॉइंटेड और बिल में से या तो मेरे भाषण में उपस्थित, इसमें मुर्गी अंडा मुर्गा नहीं आता है। आज अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर पर विपक्ष को जवाब दिया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने संसद में कृषि कानूनों की व्याख्या करने वाले राहुल गांधी को विस्तार से जो जवाब दिए, उसके हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इससे जीती है। 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। इतना ध्यान देने वाले कांग्रेस फार्म लोन वेवर के बारे में बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीतने के लिए वायदा देते थे कि फार्म लोन दे रहे हैं हम, प्लीज वोट दे दो। जनता भी भरोसा रख करके वोट दिलाए, मगर मध्य प्रदेश में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फार्मर्स आज तक मांग रहे हैं लोन वेवर, क्यों नहीं हुआ? हमें वोट मांगा, वोट ले लिया, सरकार बनाने के बहाना किया, मगर सत्ता भी उनके हाथ में नहीं है। मगर फार्म लोन का गुमराह करके किसानों का बैकस्टैप करके चले गए कांग्रेस। राजस्थान में आज भी कंप्लेंट्स है, फार्म लोन नहीं हो रहे। 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। आप बोलो, आप हम 2 हमारे 2। ये किसकी सरकार है? हम 2 हमारे 2 की। मैंने सोचा उन विषयों में, क्योंकि छोटा किसान से हम 2 हमारे 2 के लिए किसान से जमीन हड़पती गए। मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना 2 से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाथ करके बोल सकते थे हम 2 हमारे 2 में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया, वो भी नहीं हुआ। निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। जब देश का कुछ बॉर्डर में क्राइसिस होता है
तब हमसे ना बात करते हुए, सरकार से, हम छोड़ो, सरकार से ना बात करते हुए उनके दूतावास से बात करके क्या हो रही है बॉर्डर में करने वाले और कभी भी भारत देश का भरोसा ना करते हुए बाकी सबको भरोसा करने वाले और ज्वाइनिंग द ब्रेकिंग इंडिया फ्रिंज ग्रुप, एक वरिष्ठ पार्टी के नेता एक फ्रिंज ग्रुप के साथ ही बार बार पॉलिटिक्स करना और भयंकर अब्यूज। और अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर राम बनाम दुर्गा पर सियासी तूफान मचा हुआ है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट के मंच पर कल पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मां दुर्गा को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, राम और दुर्गा की तुलना कैसे की जा सकती है? भगवान राम राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दुर्गा पता नहीं कहां से लेकर आते हैं। इस बयान के बाद बंगाल में टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया और इसे बंगाल की संस्कृति ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज के अपमान से जोड़ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं, दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं। They are trying to redo the religious history of the country, which is shameful. दुर्गा तो भगवान राम के आराध्य। मां दुर्गा पर बोले गए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के इन शब्दों ने बंगाल में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट के सत्र बैटल ऑफ बंगाल राम बनाम दुर्गा में जय श्री राम के नारे पर तर्कों का मुलम्मा चढ़ाते चढ़ाते दिलीप घोष शायद लक्ष्मण रेखा लांघ गए। जो बीजेपी अब तक बंगाल में टीएमसी पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर ममता सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाती रही है, उसके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ये कहने लगे कि दुर्गा देवी कहां से आती हैं पता नहीं। भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया बंगाली ने लिखा है, रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है, बंगाल में लिखा गया। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं, दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। दुर्गा देवी पर दिलीप घोष का जो ज्ञान सामने आया, उसे मंच पर बैठी टीएमसी सांसद काकोली घोष ने शर्मनाक बताने में जरा भी देर नहीं की। आरोप लगाया कि हिंदुत्व का नारा देने वाली पार्टी की कथनी और करनी का अंतर देखिए। ये भी कहा कि ये बयान पूरे हिंदू समाज और संस्कृति का अपमान है। It is shocking. I am so shocked at the gentleman's statement when he is challenging Durga. I mean, I think the people of Bengal and people of India, the Hindus actually should decide, because Durga is a concept not only in Bengal. It is a very strong pillar of Hinduism. देवी दुर्गा की भक्ति के रंग में पूरा बंगाल रचता बसता है। ऐसे में टीएमसी ने दिलीप घोष के इस बयान को हाथों हाथ लपका। दक्षिण 24 परगना में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दिलीप घोष के बयान को बंगाल की महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। এদের লজ্জা হয় না যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। ये राजनीति करना है तो इसी को इस मुद्दे को पकड़ना है। अभी सब मुद्दा खत्म हो गया, एक ही मुद्दा है। सभी जो कर रहा है करने दीजिए। बंगाल के आदमी लोग समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब ममता बनर्जी जय सिया राम के उद्घोष से देती है। टीएमसी कहती है कि हम राम को भी मानते हैं और सीता को भी सम्मान देते हैं। जय सिया राम का नारा एक सांस्कृतिक नारा है, जबकि जय श्री राम का नारा राजनीतिक। वहीं बीजेपी इसे ममता की तुष्टीकरण की राजनीति बताती रही।
जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। मुझे मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। नारा लगाइए जय श्री राम। बंगाल के चुनावी संग्राम में बीजेपी की ताकत है मोदी और हिंदुत्व का नारा, लेकिन लगता है देवी दुर्गा पर दिलीप घोष के बयान से टीएमसी को राजनीतिक फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया है। दिलीप घोष के बयान से ममता की जय श्री राम के नारे को लेकर जो घेराबंदी हुई थी वो कमजोर पड़ सकती है। टीएमसी ये मौका हाथ से जाने नहीं देगी। अब बीजेपी पर है कि इसकी काट कैसे निकालती है। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई अब धर्म युद्ध में भी तब्दील हो चुकी है और देवी देवताओं के नाम प्रमुख हथियार बनते जा रहे हैं। और इस बार तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष के देवी दुर्गा पर दिए बयान को अपना प्रमुख हथियार बनाया है, हमला बोला है। दरअसल पश्चिम बंगाल में देवी दुर्गा एक बड़ा सेंटिमेंट है, आवेग है और इसी का इस्तेमाल अब तृणमूल कांग्रेस पूरे दमखम के साथ जय श्री राम का काउंटर करने के लिए कर रही है। कैमरामैन प्रवीण विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। तो एक तरफ भगवान श्री राम, दूसरी तरफ मां दुर्गा और इन दोनों पर ही पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए लेकर आते हैं आपको राजधानी दिल्ली, जहां के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया है। आम आदमी पार्टी दलील दे रही है कि राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस हत्याएं होने दे रही है। आपका सीधा आरोप है कि हिंदू बच्चों को लेकर भी अब बीजेपी ने राजनीति शुरू कर दी है। कल बीजेपी और वीएचपी के नेता इसीलिए तूफान खड़ा कर रहे थे कि रिंकू राम भक्त था, इसीलिए मार दिया गया। और अब आम आदमी पार्टी का यह दांव कि बीजेपी के राज में तो हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। झूठा बोला है कि ये बिजनेस की कोई बिजनेस का वो नहीं था, सिर्फ राम जी का विरोध करते थे ये लोग हमारे। इस चक्कर में इन्होंने भैया को क्या कसूर था रिंकू का? सिर्फ यही ना कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम लला की पूजा कर रहे थे उसने शोभा यात्रा निकाली। अब आप हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मरवाओगे कि आपकी राजनीतिक रोटियां जो है सेक सको। बर्थडे पार्टी का झगड़ा या फिर राम मंदिर के लिए चंदा, आखिर क्यों हुई रिंकू शर्मा की हत्या? क्या है इस खौफनाक वारदात का पूरा सच? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस जघन्य अपराध की परतें खोलने में जुट गई। आज क्राइम ब्रांच की टीम रिंकू के घर पहुंची, परिवार और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन को खंगाला, घटना स्थल से सबूत जुटाए। दिल्ली पुलिस हत्या और वारदात की तमाम कड़ियों को जोड़ने में लगी है। उधर राजनीति एक कदम और आगे बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी को उसके ही बिसात में फंसाने की कोशिश की। आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में दिल्ली की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। हाल ये है कि अब हिंदू भी सुरक्षित नहीं। मुझे लगता है कि भाजपा के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसे हालात कभी नहीं थे कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। लाठी डंडे चाकू लेके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और दूसरे के घर में घुस के उसकी हत्या कर देते हैं उसके घर के सामने। कैसे हो सकता है? दिल्ली है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी राज में पहले मुस्लिम ही डरे हुए थे, दलित ही खुद को सुरक्षित नहीं मानते थे, लेकिन अब हिंदू भी मारे जा रहे हैं। और ये सब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे हो रहा है। और देश की नंबर 1 पुलिस होने का दंभ भरने वाली दिल्ली पुलिस हत्याएं होने दे रही है और इसके पीछे राजनीतिक नफे नुकसान का गणित काम कर रहा है। उनकी नाक के नीचे हत्याएं हो रही है और उनकी पुलिस इन हत्याओं को होने दे रही है, सामने होने दे रही है। क्या राजनीतिक फायदा है इसके अंदर भाजपा का? क्या राजनीतिक फायदा है इसके अंदर अमित शाह का? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश की। पहला ये कि बीजेपी के राज में दिल्ली की कानून व्यवस्था सुरक्षित नहीं है।
दूसरी ये कि हिंदुओं का झंडा बुलंद करने वाली पार्टी के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। और तीसरी ये कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए बंटवारे की राजनीति करती है। बीजेपी ने इन तीनों आरोपों पर जोरदार पलटवार के साथ मोर्चा संभाला। भक्तों के समर्थन में जब जय श्री राम बोलने वाले का अगर इस्लाम नाम के व्यक्ति ने मॉब लिंचिंग करा दी और उस मॉब लिंचिंग के खिलाफ अब उसको मॉब लिंचिंग कहने में भी राघव चड्ढा को पीड़ा है। आपने 3 बार कहा तो उन्होंने मॉब लिंचिंग को मॉब लिंचिंग स्वीकारा है। वारदात के तुरंत बाद रिंकू शर्मा के परिवार के साथ साथ बीजेपी ने भी दावा किया कि हत्या के पीछे राम मंदिर चंदे की लड़ाई है, मजहबी नफरत से भरी खतरनाक मानसिकता है। मेरा कहना है कि इसमें जो लोग गिरफ्तार हैं वो जघन्य अपराधी हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। हमारे जो लोकल दिल्ली की सरकार है वो इसमें भेदभाव जो कर रही है वो मन को पीड़ा देने वाला है और दिल्ली इससे बहुत परेशान है। सवाल उठता है कि क्या रिंकू शर्मा की हत्या पर धर्म ढूंढा जा रहा है? क्या हत्या पर सांप्रदायिक राजनीति की कोशिश हो रही है? और क्या इस खेल में सभी शामिल हैं? धार्मिक वजह से हत्या के आरोपों को लेकर रिंकू के घर वालों और बीजेपी वीएचपी नेताओं की प्रतिक्रियाओं से उठे तूफान के बाद मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। पहले दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड को झगड़े का नतीजा बताया था, लेकिन अब जांच क्राइम ब्रांच के पास है और क्राइम ब्रांच हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ऐसे में पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए, लेकिन सियासत अपना रंग दिखा रही है और इसे समझना होगा। रिंकू शर्मा हत्याकांड के बाद जिस अंदाज में महज सियासी फायदे के लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बयानबाजी हो रही है, वो ये भूल जाते हैं कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का ही होता है। कैमरामैन सचिन के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आगे बढ़ते हुए अब बात आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप की। आज तेज प्रताप यादव पटना में आरजेडी कार्यालय पहुंच गए, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह स्वागत के लिए नहीं आए तो तेज प्रताप बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने कहा कि लालू को बीमार करने वालों में जगदानंद जैसे लोगों का हाथ है। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, इस वीडियो में देखिए। और अभी तक इन्होंने आजाद पत्र नहीं लिखा है, आप जा करके उनसे पूछिए। पार्टी के भी कुछ विधायक और नेता यह आरोप लगाते हैं कि हाँ, तो उनको मनमानी करते हैं, उन्हें आने नहीं देते हैं पार्टी। अब इनसे पूछिए, क्या लगता है अब ये बताएंगे। हम क्या बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये बताएंगे। हम तो 5-5 बार आए, पता नहीं जो स्लिप लगाई, जबकि हम 89 से लालू जी के ये तरीके का स्लिप हो गया। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। इनके करने से पार्टी का नुकसान हुआ है। गरीब का पार्टी है, गरीब का। आज भी गरीब साथ में है। पूरे देश भर का जितना गरीब है वो आज भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है उसके साथ है पूरे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आप तक देते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने एनएसए अजीत डोभाल की रेकी करवाई थी। जिस आतंकी ने ये रेकी की थी उसे 6 फरवरी को जम्मू से पकड़ा गया है। हिदायतुल्लाह मलिक नाम के इस आतंकी ने कबूला है कि उसने एनएसए डोभाल पर संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में अपने हैंडलर को भेजी थीं। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर को भरोसा दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा चेहरा वहां गया था उसका नाम है अजित डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एनएसए अजीत डोभाल ही हैं जिन्होंने पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की रणनीति को अंजाम दिया। डोभाल ने ही उरी हमले के बाद पीओके के आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक का खाका खींचा। यानी ये तो तय था कि भारत की सुरक्षा का ये रणनीतिकार पाकिस्तान के आतंकी आकाओं को फूटी आंखों नहीं सुहाता होगा। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के आदेश पर अजीत डोभाल की रैकी भी हुई थी। ये तस्वीर है हिदायतुल्लाह मलिक की। शोपियां का रहने वाला हिदायतुल्लाह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के फ्रंट लश्कर मुस्तफा का सरगना है। 6 फरवरी को अनंतनाग और जम्मू पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हिदायतुल्लाह को जम्मू के कुंजवनी इलाके से पकड़ा गया था।
अब हिदायतुल्लाह ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो चौंकाता है। डॉक्टर कहे जाने वाले पाकिस्तानी हैंडलर के आदेश पर हिदायतुल्लाह ने 25 मई 2019 को दिल्ली में रैकी की। सरदार पटेल भवन में एनएसए के दफ्तर समेत कुछ और अहम ठिकानों के वीडियो बनाए गए और व्हाट्सएप पर उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। 24 मई 2019 को श्रीनगर से फ्लाइट से दिल्ली आया हिदायतुल्लाह। रैकी करने के बाद दिल्ली से बस पकड़कर वापस लौटा था। जैश आतंकी की गिरफ्तारी जो है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसका खुलासा जो है बहुत चिंताजनक है। उसने साफ तौर पे कहा कि मई 2019 में वो इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली आया और उसने अजीत डोभाल की रेजिडेंस और उस ऑफिस की रिकॉनेसेंस की। हिदायतुल्लाह ने राज खोला है कि उसने 2019 की गर्मियों में सांबा में भी रैकी की थी। मई 2020 के एक आतंकी हमले में उसने सेंट्रो कार मुहैया कराई थी। हिदायतुल्लाह ने उन 8 आतंकियों के नामों का खुलासा भी किया है जिनके संपर्क में वो था, लेकिन इन सब में बड़ा कबूलनामा अजीत डोभाल की रैकी का है। एनएसए पर खतरे की जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद से लगातार पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका एनएसए अजीत डोभाल पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पाकिस्तानी आतंकियों का ये मिशन इम्पॉसिबल लगता है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। इस बीच हिदायतुल्लाह मलिक की पत्नी समेत 4 अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और दिल्ली से कमलजीत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। कृषि कानून को लेकर घमासान जारी है। किसान सड़कों पर हैं और सियासत चरम पर। इस जंग के बीच कांग्रेस मोदी सरकार को घेरकर अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में है। पहले मंदिर में पूजा की, गले में गेरुआ गमछा डाला और तेजाजी के जयकारे मंदिर में गूंज उठे। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी है और इस कोशिश में कांग्रेस का सबसे पहला टारगेट वही जाटलैंड जो इन दिनों किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। तो एक कोशिश की जा रही है किसी तरह से कि तीनों कृषि बिल के बहाने एक कांग्रेस के लिए जमीन तैयार की जाए। जिस तरह से राजस्थान में कृषि बिल को लेकर लगातार चाहे सचिन पायलट हो या दूसरे नेता हो रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी को जान फूंकने के लिए बुलाया गया। अजमेर के जिस तेजाजी मंदिर में राहुल गांधी ने तेल और नारियल चढ़ाकर पूजा की, उसकी जाट समुदाय में काफी मान्यता है और राहुल 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर जिन जिन इलाकों में गए वो सभी जाट बाहुल माने जाते हैं और इसी क्षेत्र से अब राहुल केंद्र के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं, ये जो 3 कानून बनाए जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस को हिंदुस्तान के 40% जनता से छीनने का काम किया जा रहा है और देश को नुकसान होने वाला है। और इसीलिए ये सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये मजदूर की जिम्मेदारी है, ये हर युवा की जिम्मेदारी है, ये छोटे व्यापारियों की जिम्मेदारी है, ये सबकी पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान में किसान आंदोलन की अगुवाई जाट समुदाय के लोग कर रहे हैं और किसानों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस को इसका फायदा भी मिलने की उम्मीद है। किसान अपना हक लेना चाहते हैं, ये मोदी जी मनमानी कर रहे हैं, वो मनमानी चाहे 2024 तक चले, हम आंदोलन रखेंगे। सरकार को क्लियर करना चाहिए, अगर जिन्होंने वोट दिया है, किसानों ने वोट दिया है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको सेटिस्फाइड करना चाहिए तरीके से। जाट समुदाय कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन इस वोट बैंक में बीजेपी ने अच्छी खासी सेंध लगाई है। कांग्रेस इस आंदोलन के जरिए उसे वापस पाने की कवायद में है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन का रुख बदलने के बाद प्रियंका गांधी यूपी के सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंची थी। इस इलाके को भी जाट बहुल माना जाता है।
मेरठ और बिजनौर जिले में 15 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी प्रियंका गांधी ही हैं, जिसे लेकर अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। भगवान का विरोध और दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के अपने प्रयोग, राजनीतिक प्रयोग, तो जनता हर चीज को जानती है, जनता को बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल एक और किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, तो वहीं अब आंदोलन में सियासत पूरी तरह से घुस चुकी है। एक के बाद एक विपक्ष के नेता आंदोलन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अब खुलकर किसान आंदोलन के नाम पर सियासी मैदान में उतर चुकी है। जयपुर से शरद कुमार और देव अंकुर के साथ आज तक ब्यूरो। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। लगातार महापंचायत कर किसान नेता इन आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन इस कोशिश के बीच इस विवाद का हल निकलता नहीं दिख रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की जो जंग 80 दिन पहले शुरू हुई थी, उसका अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और किसान नेता इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कवायद में लगातार महापंचायत कर रहे हैं। किसान नेताओं की इस मुहिम के बीच सियासत भी तेज होती जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष को केंद्र को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है, जिसका फायदा हर विरोधी पार्टी उठाने में जुटी है। आज जब राहुल गांधी अजमेर में ट्रैक्टर रैली करने पहुंचे, तो किसानों से बिना कानून वापसी बातचीत न करने की अपील करते दिखे। ये किसी एक उद्योगपति का बिजनेस नहीं है, ये जो बिजनेस है कृषि का बिजनेस है, ये भारत माता का बिजनेस है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं किसानों से बात करना चाहता हूं। किस बात की बात, किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं? आप कानून वापस लीजिए और देश का हर एक किसान आपसे बात करेगा। आप किसान के घर में डाका डाल रहे हो। विपक्षी नेताओं के खुलकर साथ आने के बाद किसान आंदोलन को नई धार मिल गई है और यही वजह है कि सरकार और पीएम मोदी की किसानों से की जा रही अपील का कोई असर नहीं दिख रहा। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा किसी न किसी को यह काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी की महापंचायतों में मिल रहे समर्थन में किसान नेता काफी उत्साहित हैं और विरोध प्रदर्शन तेज करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कल यानी 14 फरवरी को किसान संगठनों ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में देश भर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकालने की तैयारी की है। वहीं 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती पर भी किसान एकजुटता दिखाएंगे। 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान का ऐलान किसान संगठन पहले ही कर चुके हैं। 2018 में इसी जगह के इसी टाइम पे वो घटना घट रही थी पूरी, तो 2 अक्टूबर का प्रोग्राम हम करते हैं यहाँ पे। स्थान भी वही है, किसान क्रांति गेट, यूपी गाजीपुर दिल्ली। और अक्टूबर भी आएगा, समाधान हो जाएगा, चले जाएंगे। अक्टूबर में 2 तारीख को फिर आ जाएंगे, नहीं होगा तो चलता रहेगा कंटिन्यू प्रोग्राम। संयुक्त किसान मोर्चा की कोशिश है कि लगातार ऐसे आयोजनों से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाया जाए। उधर केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि आंदोलन के बजाय बातचीत से ही इस विवाद का हल संभव हो सकेगा। दिल्ली से राम किंकर के साथ जयपुर से शरद कुमार, आज तक। आप देखते रहिए आज तक।